Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about a very important topic and you can also say that a subtopic of oceanography which will come as MCQs of VVM. And if you are interested in oceanography you can also watch it, but it is specially for VVM appearing students. Now here we will discuss about physical oceanography in somewhat detail. तो इस धमाकेदार सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने में अच्छा लगता है तो भी आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे वीडियोस लाते ही रहता हूं। और अगर आपको कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन करनी हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगा और उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के इस सेशन को अभी तुरंत शुरू करते हैं। फिजिकल ओशियनोग्राफी, ये हम फिजिक्स से रिलेट कर पा रहे हैं। और फिजिकल मतलब जैसे हमारे बॉडी में जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या हैं, जैसे मूविंग ऑफ हैंड्स, दीज आर फिजिकल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। माई हैंड, माई लेग, माई फेस, दीज आर माई फिजिकल पार्ट्स। सो ऐसे ही ओशियंस में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम उसे फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको बताना हो एक क्वालिटी डिफिनीशन जिसे कहते हैं कि व्हाट इज फिजिकल ओशियनोग्राफी, एक्सप्लेन, तो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ फिजिकल कंडीशंस। मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, द स्टडी ऑफ फिजिकल कंडीशंस, ओके, and physical processes and physical processes within the ocean, especially the motions, especially the motion and physical property of ocean waters। तो सबसे पहले हम इस डिफिनीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये डिफिनीशन क्या कहना चाह रहा है। अगर आप समझ गए तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं, पर अदरवाइज मैं इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी ओशियंस के फिजिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे वेव करेंट, हीट फ्लक्स, इस टाइप के जो भी सर्कुलेशन, ये सब जो भी होते हैं फिजिकल कंडीशंस और ये सब फिजिकल प्रोसेसेस, इनके बारे में जो भी स्टडी होती है ओशियन का, तो उसे हम फिजिकल ओशियनोग्राफी में लेते हैं। और यहाँ पर स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया मोशन जैसे वेव करेंट्स के, द एनर्जी के, ये सब हो सकता है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशियन वाटर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ओशियनोग्राफी में। आगे हम डिस्कस करेंगे, दो तरह में हम इसे बांटने वाले हैं। बिकॉज लाइट चली गई है, लेकिन मैं इस वीडियो को यहाँ क्विट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का वैसे ही मैंने एक दिन टाइम ले लिया है। तो आज मैं इस वीडियो को डेफिनेटली अपलोड करने वाला हूँ, सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी। तो यहाँ पर हम दो तरह के फिजिकल ओशियनोग्राफी में सब डिवाइड करने वाले हैं इस फिजिकल ओशियनोग्राफी को, जो कि डिस्क्रिप्टिव और डायनेमिकल है। तो हम इसे वाइप कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही आज बारिश हुई है, तो इस कारण से लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और इस कारण से अभी लाइट चली गई है। तो फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव फिजिकल ओशियनोग्राफी को मैं यहाँ पर पीओ लिख रहा हूँ, और सिर्फ यही नहीं, अभी के बाद हर जगह मैं इसे पीओ ही लिखूंगा। ओके, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव फिजिकल ओशियनोग्राफी। इसमें मेनली क्या होता है, मैं आपको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे समझ लेंगे तो इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये इतने डिटेल में जाने की हमें उतनी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन करके और न्यूमेरिकल मॉडल्स बनाकर और फ्लूइड मोशंस एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल।
तो यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि हम ऑब्जर्व करते हैं ओशियन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल मोशंस को, और ऑब्जर्व करने के बाद हम एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल मॉडल्स तैयार करते हैं। जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स आप कह सकते हैं, उसमें कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं। तो वैसा करने के बाद जो हम मेनली इसको में फ्लूइड मोशन, फ्लूइड यहाँ पर क्या है, वाटर है, ओशियनिक वाटर, तो इसके मोशंस को एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल एक्सप्रेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ ओवरऑल यहाँ पर जो भी हमने इसमें डिस्कस किया। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल मॉडल्स, न्यूमेरिकल मॉडल्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। बस इतना ही है, आप ये टिप्स लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ ओवरऑल पॉइंट्स, हिंट्स मैंने दे दिए हैं, तो इसी से आपका काम हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल ओशियनोग्राफी, जो कि डायनेमिकल ओशियनोग्राफी है, डायनेमिकल फिजिकल ओशियनोग्राफी है, DYNAMICAL। ओके, डायनेमिकल। डायनेमिकल में होता ये है कि एक बार मैं आपको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में रीड आउट कर देता हूं, जिससे आप भी सुन लें और उसके बाद टिप समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि डायनेमिकल फोकसेस प्राइमरीली ऑन द प्रोसेसेस दैट गवर्न द मोशन ऑफ फ्लूइड्स। इसमें भी फ्लूइड के मोशन को ही हमें डिस्कस करना है, क्योंकि फ्लूइड का जो मोशन है वो ओशियन का फिजिकल प्रोसेस है और फिजिकल कंडीशन है। तो यहाँ तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे ये पहला पार्ट हो फिजिकल ओशियनोग्राफी का, चाहे दूसरा। तो उसके बाद पढ़ते हैं विथ एम्फेसिस अपॉन थ्योरेटिकल रिसर्च एंड न्यूमेरिकल मॉडल्स। These are part of the large field of geophysical fluid dynamics. ओके, तो यहाँ पर मेनली ये कहना चाह रहा है कि इसमें भी फ्लूइड मोशन की हमने स्टडी करनी है। मैं लिखते जाता हूँ, टाइम कम लगेगा। ओके, तो इसमें भी हमने क्या करना है, फ्लूइड मोशन की स्टडी करनी है। और यहाँ पर हम विथ इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब यहाँ पर मेनली हमें मेंशन करना है और कुछ ज़्यादा जोर देना है, मतलब इसका मेन पार्ट जो होगा वो विथ इम्फेसिस थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च मतलब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मैंने उस दिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल का थ्योरेटिकली बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था, तो उसी तरह से यहाँ पर थ्योरेटिकल रिसर्च की बात हो रही है। रिसर्च, इसमें भी न्यूमेरिकल मॉडल्स बनेंगे एंड न्यूमेरिकल मॉडल्स भी बनाए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे। और लेकिन एक यहाँ मेन बात अब आने वाली है, वो ये है कि ये जो भी है पार्ट है जियोफिजिकल फ्लूइड डायनेमिक्स का, जियोफिजिकल फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, these are a part of geophysical fluid dynamics, जिसको हम शॉर्ट में GFD भी कह सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि GFD का फुल फॉर्म क्या होता है, और टू एक्सप्लेन व्हाट इज GFD, तो यहां पर हम इसे कहते हैं जियोफिजिकल फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, यहां पर दिख रहा है ना, प्लांट से ढका नहीं। ओके, तो इसको हम कहते हैं जियोफिजिकल फ्लूइड डायनेमिक्स। और यहां तक हमने जान लिया है। और ये जो GFD है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये मीटियोरोलॉजी से रिलेटेड है। मीटियोरोलॉजी को तो आप सभी बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसी से ये रिलेटेड है, मीटियोरोलॉजी। ओके, स्पेलिंग के लिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करनी पड़ती है, क्योंकि स्पेलिंग याद करने के लिए कुछ इस प्रकार के टिप्स को अपनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब है सेक्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है फिजिकल सेटिंग्स। ओके, फिजिकल सेटिंग्स में हम डिस्कस करेंगे कि ओशियन वाटर जो है अर्थ के मौजूदा वाटर में कितना % का भागीदार है। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ए। आपने हेडिंग दे देना है फिजिकल सेटिंग। ओके,
My heading is also this, physical setting. And now we will discuss about that roughly 97% water present on earth is in oceans. Okay, I have written in the short that 97% of water present on the earth are contained in oceans. अब यहाँ पर हम सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम सभी जानते हैं वाटर इवेपोरेट करता है, ओके, तो ओशियन वाटर भी इवेपोरेट जरूर करता होगा। तो वो एक वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, वास्ट VAST मतलब ह्यूज अमाउंट, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वाटर। तो वो जब इवेपोरेशन करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, तो जिसके कारण पूरे ग्लोबल क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो यहां देखिए, हाँ, जो इवेपोरेट हुआ, तो इवेपोरेट होने के बाद प्रिसिपिटेशन होता है स्नो के फॉर्म में या फिर रेन के फॉर्म में। कॉन्डेंस होता है ऊपर जाकर, कॉन्डेंस होकर जब नीचे गिरेगा तो स्नो या फिर रेन के फॉर्म में गिरेगा। तो इससे ग्लोबली क्लाइमेटिक कंडीशंस पर कुछ अफेक्ट पड़ता है, जो कि ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो मॉडरेट कर देता है। अब चलिए, हमने ये डिस्कस कर लिया है, तो हम बस इतना लिख देना चाहते हैं कि ओशियंस आर वास्ट सोर्स ऑफ वाटर वेपर, जिससे आपको ये टर्म याद रखने में हेल्प होगी। ओशियंस आर वास्ट सोर्स ऑफ वाटर वेपर। ओके, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस और अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ये डिस्कस कर लिया है। एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब जो भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, वो जब ओशियन वाटर कुछ गैसेस को रिलीज करता है, कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को भी अफेक्ट करता है। ओशियंस ऑल्सो अफेक्ट, देखिए लाइट आ गई, एटमॉस्फेरिक, यहाँ मैंने एटमॉस्फेरिक लिखा है, अगर प्लांट से ढक गया हो तो ओके। ओशियंस ऑल्सो अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन में यहाँ पॉइंट दे देते हैं कि हमें समझ में आए, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ओके, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया अभी तक। तो ये रिलीज या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस बाय द ओशन वाटर के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन अफेक्ट होता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स थ्रू सी फ्लोर मेटामॉर्फोसिस। तो अब ओशियंस क्या करती है, हमने उस दिन जो VVM का लेक्चर अटेंड अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा, वहाँ पर वो जो मैम थी डॉक्टर स्वप्नजा, उन्होंने बताया था कि अंडर सी भी वोल्केनोज होते हैं, और आप ये बात जानते भी हैं। तो वहाँ पर जो वोल्केनिक रॉक्स हैं वो सी फ्लोर को ही मेटामॉर्फोसिस मतलब कुछ डेवलप टाइप का करके, प्रिपेयर करके, डेवलप करके, तो उसी से बना है वोल्केनिक रॉक भी। तो यहाँ पर हम अपने 4th पॉइंट में इसे ऐड कर लेते हैं कि वोल्केनिक रॉक्स आर मेड अप ऑफ सी फ्लोर मेटामॉर्फोसिस। थ्रू है यहाँ पर, ओके, थ्रू ज़्यादा सुटेबल वर्ड रहेगा, थ्रू दिख रहा है यहाँ देखिए, ओके। तो वोल्केनिक रॉक्स आर मेड अप थ्रू सी फ्लोर मेटामॉर्फोसिस, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम सेक्शन नंबर A कंप्लीट हो गया है हमारा, सेक्शन नंबर B पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यहाँ पर बहुत होता है, चाहे ओशनिक वेव्स का हो, चाहे गैसेस का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। अब हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सर्कुलेशन।
ओके, सर्कुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी फॉर, यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, जो वेव्स होते हैं वो पूरे ओशन में सर्कुलेट करते हैं अंडर द वाटर एंड अबव द वाटर सरफेस। तो यहाँ पर उन्हें एनर्जी चाहिए तो उन्हें एनर्जी मिलती कहाँ से है? हाँ, तो उन्हें एनर्जी मिलती है बाय सोलर रेडिएशन एंड द ग्रेविटेशनल एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द मून। मैं यहाँ पर इसे कुछ हिंट्स के तौर पर लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी कॉपी में लिखा है। एनर्जी फॉर सर्कुलेशन कम्स फ्रॉम की जगह मैंने डैश दे दिया है, फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम द सन एंड द मून। ओके, ये हमने जाना आज कि एनर्जी फॉर सर्कुलेशन मिलती है सोलर रेडिएशन से और ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। और ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारे दो पास के बॉडीज, सन तो मेनली है ही, और पास का बॉडी जो है वो है सेलेस्टियल बॉडी मून, जो कि हमारा सैटेलाइट भी है। अब हम डिस्कस करेंगे हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते वक्त हम ये भी देखेंगे कि सी लेवल राइज के बारे में क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाइए हीट फ्लक्स पर। हीट फ्लक्स सबसे पहले डिस्कस किया जाए कि हीट फ्लक्स होता क्या है। तो हीट फ्लक्स जो है द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम इन पर यूनिट टाइम। मतलब किसी यूनिट टाइम में किसी यूनिट एरिया से जो भी फ्लो ऑफ एनर्जी का फ्लो होगा उसे हम हीट फ्लक्स कहते हैं। जैसे यूनिट अगर हम एक ले लें तो 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो भी एनर्जी फ्लो होगी तो उसे हम हीट फ्लक्स कह सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी per unit area in per unit time मैं इसको एक बार रीड कर देता हूं जिससे आपको सहूलियत हो, इसे पढ़ने में इजी आपको लगे। द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। अब हीट फ्लक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हमें सी लेवल राइज के बारे में पता चलता है। तो वो है सैटेलाइट ऑल्टीमेट्री एंड गॉजेज। गॉजेज का पूरा नाम है टाइड गॉजेज। ओके, टाइड गॉजेज एंड सैटेलाइट ऑल्टीमेट्री। My marker is fading a slight. Okay, ऑल्टीमेट्री का स्पेलिंग है ALTIMETRY। तो इन सभी इक्विपमेंट्स ने, टेक्नोलॉजीज के कारण हमें पता चल सका है कि पिछले 100 सालों में 1.5 to 3 mm, यस 1.5 to 3 mm पर ईयर का सी लेवल राइज हुआ है फॉर पास्ट 100 ईयर्स। क्या हुआ है? पास्ट 100 ईयर्स में 1.5 से 3 mm पर ईयर, मतलब आप इंटू 100 कर दें तो आपको टोटल पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ करता हूँ 1.5 इंटू 100 करेंगे तो हमें आएगा 1500 पॉइंट, विच मीन्स दिस 150। तो 150 मिलीमीटर पूरा राइज हो गया है हमारा सी लेवल। और कहा जा रहा है कि इन्हीं सूत्रों से कि 2081 से 2100 आते आते
ईयर मैं इधर लिख रहा हूँ 2081, सॉरी 21 नहीं, 21 तो चल ही रहा है, 2100, ओके। तब तक क्या होगा, बाय द ईयर 2081 टू 2100, तब तक हमारा जो सी लेवल है वो 260 टू 820 mm राइज कर जाएगा, 260 टू 820 mm। ये टोटल है, नॉट पर ईयर, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हीट फ्लक्स हमने देख लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, विच इज सेक्शन नंबर डी एंड रैपिड वेरिएशन। तब हम अपना ओवरलुक ऑन फिजिकल ओशियनोग्राफी खत्म कर पाएंगे और आज का वीडियो भी। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल ओशियनोग्राफी के बारे में, जो कि also is the subtopic of the scope of oceanography from MCQs, as you all know। अब नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रैपिड वेरिएशंस। रैपिड वेरिएशंस मतलब जल्दी जल्दी जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें हम और 3 सेक्शंस बात करने वाले हैं, लेकिन ये हम सभी को पता है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। टाइड पहला, दूसरा है सुनामी। माय मार्कर इज स्लाइटली फेडिंग, सुनामी, ओके। एंड नाउ द लास्ट वन इज सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, बस दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, सो प्लीज सी दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो यहाँ पर टाइड्स कैसे बनती है वो सभी हमें पता है। वो कैसे बनती है, तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन। तो उससे हमारे वाटर बॉडीज के वाटर पर एक खिंचाव आता है, जिसे हम 2 तरह में बांटते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब आपको पता है। तो मैं बस यहाँ लिख देता हूँ कि क्रिएटेड बाय द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। व्हाट इज टाइड? टाइड इज क्रिएटेड बाय the gravitational effects of the sun and the moon, ओके। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुनामी। सुनामी को भी हम नॉट समवट डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग तुरंत छोटे में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी कुछ 3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये जो सुनामी आती है वो लंबे समय तक के लिए आती है, जैसे 48 घंटा, 72 घंटा, ये मतलब कुछ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी चल सकता है। और इसमें जो स्पीड होती है वो एक ट्रिमेंडस एंड हाई, वेरी हाई स्पीड होती है। और जो वेव्स के हाइट होते हैं सुनामी में, आपने पिक्चर तो देखे ही होंगे, सुनामी एकदम ऐसे आती है जोर से और बहुत ही ऊंचा, ग्रेट वेव हाइट्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, आपका सुनामी हाइलाइट्स खत्म हो जाएगा। तो यहां पर है लार्ज पीरियड्स, ओके, एंड हाई स्पीड एंड थर्ड टॉपिक इज ग्रेट वेव हाइट्स, ग्रेट वेव हाइट्स, ओके। अब यहां पर हम बात करेंगे सरफेस वेव्स की। व्हाट इज, देखिए, जो सरफेस वाटर होता है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो जनरेट होते हैं, उसे हम सरफेस वेव्स कहते हैं। तो सरफेस वेव्स से हम बात करने वाले हैं कि सरफेस वेव्स को कौन जनरेट करता है। तो वो विंड है, विंड जनरेट्स सरफेस वेव्स, ओके। ये था हमारा पहला। एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे, जो विंड है वही विंड आती है, जैसे ये सरफेस वेव है, तो मतलब सॉरी सरफेस है वाटर का, ओशन का, तो वहां से विंड आई तो इसको अलोंग विथ अपने लेते चली गई। तो ओशन का जो सरफेस वेव हुआ उसका डायरेक्शन हो जाएगा दिस वन। एंड अगर इधर से विंड आई तो इधर ले जाएगी, इधर से आई तो उधर ले जाएगी, उधर से आई तो इधर ले जाएगी। तो विंड ही है जो सरफेस वेव्स को जनरेट करती है।
अब हम बात करेंगे कि इन सरफेस वेव्स का जो इम्पैक्ट होता है हाईली और मेन इम्पैक्ट्स, वो मेजर इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, इम्पैक्ट ऑन ऑफ मैं एक काम करता हूँ, ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप बैक करके रिवाइंड करके इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लांट आ जाएगा तो हो सके आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो पाए। तो यहाँ विंड जनरेट सरफेस वेव्स ये सब लिख लिए हैं आप। अब मैं यहाँ पर इसको मिटा दूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा द इम्पैक्ट, द मेजर इम्पैक्ट्स of surface waves are on first offshore structures, and the second one is ships and coastal erosion sedimentation। तो जो शिप्स होते हैं उनको भी ये सरफेस वेव्स डिस्टर्ब करती है। एंड द थर्ड वाज कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन मतलब बीच पे आप गए होंगे जरूर, उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है। कोस्टल एरिया बहुत ही बड़ा होता है, एक सिटी को भी हम कोस्टल एरिया कह सकते हैं, कोस्टल रीजन कह सकते हैं। तो वहाँ के जो सॉइल होती है अगर उसे हम इरोजन में लें, और इरोजन सिर्फ सॉइल का नहीं होता, इरोजन और भी चीज़ों का होता है, तो कोस्टल एरियाज में जो इरोजन होंगे उसे हम कोस्टल इरोजन्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर because the major impact is the soils of the coastal region washed away by the coastal erosion and the water surface waves। अब यहाँ पर लास्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एज वेल एज हार्बर्स। तो जो सेडिमेंट्स रहते हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ये सेडिमेंट्स है मेरा ढक्कन और मेरा मार्कर जो है वो सरफेस वेव है आ रहा है, इसे लेती हुई चली गई, यहाँ पर सेडिमेंट था वो सब मिट्टी में मिल गया। अब यहाँ पर पांचवी हम डिस्कस करने वाले हैं हार्बर्स। तो ये हार्बर्स जो होते हैं, हार्बर्स पे भी इनका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है सरफेस वेव्स का, उनको भी ये मतलब डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज के सेशन में हमने बहुत ही यूनिक डिस्कशन किया है जो कि फिजिकल ओशियनोग्राफी पर है, उसके सब डिविजन्स पर था, उसके कुछ मेजर सेक्शंस पर था। अगले वीडियो में मैं आपके लिए केमिकल ओशियनोग्राफी लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक इस चैनल पर ट्यूनिंग किए रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय।